हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जिनका एसीएफ भी क्लियर हुआ है और एफआरओ का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉल और मैसेजेस हमें डेली बेसिस पे आ रहा है कि सर हमारा एसीएफ का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और एफआरओ का भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया। नाउ इतने कम समय में, क्योंकि आप देखोगे तो एग्ज़ाम के बीच में जो गैप है वो 10 to 15 डेज़ का ही गैप है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न है, ये डाउट्स है कि इतने कम समय में हाउ वी आर गोइंग टू कवर एसीएफ एंड एफआरओ एट द सेम टाइम। तो इतने कम समय में किस तरीके से हम एसीएफ की तैयारी करें और एफआरओ की तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक 45 डेज़ का कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान भी बताएंगे और जितने भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उन सब के नोट्स भी आपको दिखाने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका एसीएफ और एफआरओ दोनों क्लियर हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे पास बेसिकली दो एग्जाम्स हैं जिनका हमको प्रिपरेशन करना है। एक है हमारे पास एसीएफ और एक है हमारे पास एफआरओ। एफआरओ का जो मेंस होने वाला है ये आप समझिए 22 से 24 ऑफ जनवरी के बीच में होने वाला है 2026 एज ऑफ नाउ। और एसीएफ का जो है ये 6 to 9 ऑफ फरवरी 2026 के बीच में होने वाला है। अब अगर थोड़ा सिलेबस का कंपैरिजन करें तो एसीएफ में एक तो है आपका जनरल स्टडीज, ठीक है, दैट इज ऑफ योर 400 मार्क्स, जिनके अंदर आपके दो पेपर्स हैं, ठीक है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2, 200 मार्क्स ईच। इसके साथ साथ ऑप्शनल एक पेपर है और ऑप्शनल दूसरा पेपर है। इसके अंदर भी पेपर 1 and 2 है, इसके अंदर भी पेपर 1 and 2 है, यानी कि ये भी 400 मार्क्स का और ये भी 400 मार्क्स का। तो एसीएफ का जो एग्जाम है इट इज लेंदी, इसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है। वहीं पे अगर हम एफआरओ का बात करें तो इसमें एक ही पेपर है, दैट इज जनरल स्टडीज, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का है। और आपको एक ऑप्शनल ऑप्ट करना है जिसके अंदर दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये कंबाइंड 400 मार्क्स का होगा। तो एज कंपेयर टू एसीएफ एफआरओ काफ़ी ईजी है। बट नाउ द थिंग इज कि हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जो एसीएफ और एफआरओ के बीच में बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आप ये समझो कि उन बच्चों को जिनका एसीएफ और एफआरओ दोनों का एग्जाम क्लियर हुआ है उनको फोकस करना है एसीएफ के ऊपर। द रीजन इज दैट एफआरओ में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप समझो कि यहां पे तकरीबन 2200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 2200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और यहां पे सिलेबस बहुत कम है। तो मतलब कि इतने कम समय में भी ये एक पॉसिबिलिटी है कि बच्चे यहां पे बहुत अच्छा कंपटीशन ला सकते हैं। तो यानी कि एफआरओ में कंपटीशन बहुत टफ है। वहीं पे अगर हम बात करें एसीएफ का तो यहाँ पे 1100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 1000 बच्चे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हाफ ऑफ द स्टूडेंट पहले ही हार गए हैं ऑप्शनल का सिलेबस देख के, जो कि नेचुरली देखने में तो बड़ा है बट रियली में ये इतना बड़ा है नहीं। बट आप समझो कि यहाँ हाफ ऑफ द गेम आप पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इस एग्जाम को क्विट कर दिया, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपको एक बोल सकते हो कि आपको एक मौका है कि यहां पे अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हो तो एसीएफ आप क्लियर कर सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से ऑप्शनल को कवर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग कि आप एसीएफ के ऊपर जब आप फोकस करोगे तो इसमें ऑप्शनल है। तो एक ऑप्शनल तो ऐसा है जो कि आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि आप समझो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट इसको ले ही रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एक ऑप्शनल हो गया। सेकेंड ऑप्शनल जो है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर के बीच में स्विच कर रहे हैं। मैं पर्सनली फॉरेस्ट्री ज्यादा पसंद कर रहा हूं क्योंकि इनके और इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस के बीच में ओवरलैप बहुत ज्यादा है। मतलब ओवरलैपिंग ऑफ द सिलेबस आप समझो कि 50 to 60% है बिटवीन इन्वायरमेंटल साइंस एंड फॉरेस्ट्री, जो कि एग्रीकल्चर में आपको उतना देखने को नहीं मिलता है। अब आप एक चीज समझो कि अगर आप एसीएफ के लिए पढ़ रहे हो और आप 400 मार्क्स का ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो तो जनरल स्टडीज तो एफआरओ में भी सेम है, तो यानी कि आपका जनरल स्टडीज 100 मार्क्स के लिए ऑलरेडी रेडी हो गया है।
तो अगर आप एसीएफ को टारगेट करते हो और आप एसीएफ के पर्सपेक्टिव से जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करते हो, तो ऑलरेडी आपका जनरल स्टडीज जो है एफआरओ के लिए रेडी हो गया। यानी कि आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था जनरल स्टडीज, दैट इज सॉर्टेड आउट। चाहे आप एसीएफ के लिए पढ़ो या एफआरओ के लिए पढ़ो, जनरल स्टडीज इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो हाफ ऑफ द गेम आपका वहां पे हो गया कि आप एसीएफ के लिए जनरल स्टडीज रेडी करो, उसमें इतना आप डेप्थ में पढ़ लोगे कि आपका एफआरओ का जनरल स्टडीज ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि ऑप्शनल को कैसे तैयार करें, क्योंकि एसीएफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ऑप्शनल ही है, क्योंकि आपको दो बड़े बड़े ऑप्शनल प्रिपेयर करने हैं और दोनों का ही सिलेबस काफी लेंथी है। बट अच्छी बात यह है कि ये केवल आपके लिए नहीं है, जितने बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं सबके लिए ये पहला बार है, क्योंकि झारखंड में ये एग्जाम पहले कभी हुआ नहीं है। तो आप समझो कि जिस स्टेज पे आप खड़े हो उसी स्टेज पे 90% ऑफ द स्टूडेंट भी खड़ा है, यानी कि दोनों सेम कैटेगरी में ही है। तो कोई ज्यादा पढ़ा है कोई कम पढ़ा है ऐसा नहीं है, क्योंकि सबने इस ऑप्शनल को, इस सब्जेक्ट को, इस एग्जाम को पहली बार ही देने वाले हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल साइंस जब आप एसीएफ के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑलरेडी आपका इन्वायरमेंटल साइंस एफआरओ के लिए रेडी हो जाएगा। एफआरओ और एसीएफ के इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक से दो टॉपिक या 3-4 टॉपिक आप बोल सकते हो कि एफआरओ में कुछ अलग है। जैसे आप समझ लो एक टॉपिक आपको मिलता है साइलेंट वैली, एक है नमामि गंगे, ठीक है, एक है एचआईवी और एड्स। तो ये सब उतने भारी टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत समय देना होगा। इट मीन्स कि अगर आप एसीएफ का एक ऑप्शनल अच्छा से रेडी करते हो, दैट इज योर इन्वायरमेंटल साइंस, तो आपका एफआरओ का इन्वायरमेंटल साइंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके लिए अलग से कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या कर सकते हो, तो हमारे साथ लक्ष्य टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसका भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बच्चे लक्ष्य टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसका भी आपको सैंपल लेके आया हूं। तो यानी कि जनरल स्टडीज और एक ऑप्शनल आपका शॉर्टेड हो गया। जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना है वो आपको है सेकेंड ऑप्शनल में। तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड ऑप्शनल आपका होना चाहिए दैट शुड बी फॉरेस्ट्री। आई पर्सनली बिलीव कि फॉरेस्ट्री एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोडक्टिव है। इसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा मिलेगा। अगर किसी ने एग्रीकल्चर पहले पढ़ रखा है तो नो डाउट आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्रीकल्चर इज अ बैड ऑप्शनल, बट द थिंग इज दैट कि आपका बैकग्राउंड अगर थोड़ा भी बायोलॉजी में नहीं है देन एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द बिग डिफिकल्ट फॉर यू। तो फॉरेस्ट्री आप सेकंड ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हो। और मैंने पहले ही बताया कि एसीएफ और एफआरओ के बीच में बैलेंस आउट करना इज अ वेरी इजी टास्क। आप सोचो कि यू हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर एसीएफ एंड यू हैव टू गिव टेस्ट फॉर एफआरओ, दैट्स इट। क्योंकि यहां पे आप जनरल स्टडीज पढ़ोगे ऑटोमेटिकली और जनरल स्टडीज इज गोइंग टू बी हेल्प हियर। ऑप्शनल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यहां पे पढ़ोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू हियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट टू बैलेंस आउट बिटवीन एसीएफ एंड एफआरओ, कैसे बैलेंस करें, तो इसका आंसर मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से दे दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9798375201। और पर्सनल गाइडेंस आपको अगर चाहिए तो वी आर फ्री टू हेल्प यू एंड वी आर मींस वेलकमिंग यू टू टेक एनी गाइडेंस फ्रॉम अस। किसी भी तरीके का आपको पढ़ाई में कोई भी गाइडेंस चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नाउ द सेकंड थिंग कि 45 डेज हमारे पास है। अब इस 45 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इतने बड़े सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको एक बहुत अच्छा मॉड्यूल बना के दे दिया है, दैट इज 45 डेज रैंकर स्ट्रैटेजी मॉड्यूल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो और इसी के अकॉर्डिंग आप आगे की प्रोग्राम को कंटिन्यू करो। क्योंकि ये जो 45 डेज स्ट्रैटेजी प्रोग्राम बनाया गया है इसमें हमने आपके सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को ऐड किया है। देखो अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स। ये आपकी सीढ़ी है एसीएफ और एफआरओ तक जाने की। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीजों को यहां पे आपको पढ़ना है। द सेकंड थिंग इज कि यू हैव टू रिवाइज अ लॉट एंड द थर्ड थिंग इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब सर रीड कहां से करें, मटेरियल कहां अवेलेबल है, तो हमने कंप्लीट एसीएफ, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, इन सब के नोट्स
मॉडल आंसर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए पहले प्रिपेयर कर दिया। अभी जैसे ये शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए ये आंसर मॉड्यूल जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए रामबाण इलाज है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा दिया जाता है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इसमें हर यूनिट से सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाता है, और इस सिलेबस से हर यूनिट से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं। अब ये जो मॉडल आंसर्स है ना, ये आपको गाइड करेंगे कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। इसमें जितने भी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने का तरीका हो, या डायग्राम्स हो, फ्लो चार्ट हो, ये सब पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप अगर देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इजीली अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हर चीज आपको मॉडल आंसर्स के फॉर्मेट में मिलेगा। आप देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस आपको भूकंप के ऊपर मिल जाते हैं, सेस्मिक जोन आपको डायग्राम्स आप बना सकते हो, एस वेव्स, पी वेव्स क्या होता है, किस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ अर्थक्वेक है, हर चीज के बारे में इसमें आपको अच्छे से दे दिया गया। यही मॉड्यूल इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सेम थिंग इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आप इंग्लिश में देखोगे तो हर चीज आपको उसी तरीके से मिलेगा विद प्रॉपर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट। ठीक है, क्योंकि आप देखो अपने आंसर को यूनिक कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हमने आपको लिखने का तरीका भी बताया, क्योंकि इंडिविजुअली हर बच्चों को बताना इट इज नॉट अ मींस इजी टास्क ना। तो हमने अपने आंसर के थ्रू आपको बताया कि ये सही तरीका है लिखने का, कि हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस अ बुलेट पॉइंट, देन यू हैव टू राइट स्मॉल पॉइंट्स, अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, आप देखो हमने रिसेंट एग्जांपल्स दिए हैं, जितने चिपको मूवमेंट है, या मॉनिटरल प्रोटोकॉल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नमामि गंगे है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जहां जहां जो ग्राफ होना चाहिए, लाइक पॉपुलेशन डायनामिक्स में आपको कुछ ग्राफ यूज होगा, टाइप ऑफ बायोम्स आप अगर देखोगे तो हर बायोम्स के आपको यहाँ पे मैप मिल जाते हैं। ठीक है, आप डेजर्ट के बारे में बता रहे हो तो डेजर्ट इकोसिस्टम का मैप है, ग्रासलैंड के बारे में बता रहे हो तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मैप है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको एट अ वन पॉइंट मिल जाता है। सेम थिंग आपको फॉरेस्ट्री के साथ भी है। आप अगर देखोगे तो फॉरेस्ट्री के लिए भी हमने उसी तरीके के मॉडल आंसर्स को प्रिपेयर कर दिया है। तो यानी कि पहला जो आपका स्टेप है कि रीड कहां से करें, ये आपका सॉर्टेड कर दिया हमने। नाउ द सेकंड थिंग इज रिवाइज। तो ये तो आपको खुद से करना होगा, जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल है। एंड द थर्ड थिंग इज जस्ट अ सेकंड, सॉरी, एंड द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, कि आप जितना ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारे लक्ष्य टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। तो ये हमारा एफआरओ मेंस टेस्ट सीरीज का एक मॉडल आंसर, मतलब एक स्टूडेंट का पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके के पूरे टेस्ट होते हैं, प्रॉपर ऑनलाइन तरीके से आपको आपकी वीकनेस बताई जाती है, आपको सजेशन दिया जाता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने आंसर राइटिंग को करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो उनको भी फ्लो चार्ट कहाँ बनाना है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है पैराग्राफ्स और पॉइंट्स का। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आंसर राइटिंग में बताते हैं। आप देखो फ्लो चार्ट्स, इसका आंसर कितना यूनिक लग रहा है। आप अगर देखोगे तो ये पढ़ने में बहुत ज्यादा डेटा वाइज भी नहीं भरा हुआ है, नीट एंड क्लीन वर्क है। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हो तब जाके आपको जो है वो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप देखो हर जगह डायग्राम्स वगैरह है तो इसको 20 मिला है। इस तरीके से आप करोगे हमारे साथ प्रैक्टिस। आप देखो डेटा वगैरह हर जगह इंट्रोड्यूस है। ठीक है, अब इस प्लान में है किस तरीके से, तो जेपीएससी इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री, ये कंप्लीट आपको पैकेज देखो यहाँ पे बता दिया गया है हर चीज के बारे में। ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बताया। अब है कि ये शेड्यूल किस तरीके का है। तो यहाँ पे आपको, आप रीड करोगे तो आपको हर चीज समझ आएगा। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 15 दिसंबर से आपको स्टार्ट करना है। हर डे आप इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ 15 दिसंबर को मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, यानी कि ये मेरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइक मैं अगर थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से, मान लो कल 16 दिसंबर है तो 16 दिसंबर को आप क्या पढ़ोगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम का यूनिट 2 आप प्रिपेयर करोगे। तो यूनिट 2 में आप पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉपुलेशन रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, ये सब टॉपिक्स को आप पढ़ोगे हमारे नोट्स से और हमारे मॉडल आंसर से। जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो अब फिर आप हमारे नोट्स को ओपन करोगे। अब आप नोट्स में अगर देखोगे तो आपको इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख गया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। तो इस तरीके से पूरा आपका प्रिपरेशन जो है वो होना चाहिए। तो हमने इसके रिगार्डिंग आपको पूरा शेड्यूल भी दे दिया है 45 डेज का। ये इन्वायरमेंटल साइंस का है। इसी तरीके से यहाँ से फॉरेस्ट्री का भी आपको शेड्यूल दे दिया गया है। तो अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ाई करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से आप स्टडी करोगे तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी समझो कंपटीशन बहुत नीचे चला गया है। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, बट आप समझो कि इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बहुत कम जन को मिलता है।
तो अगर ये आप प्रीलिम्स क्लियर किए हो तो क्यों ना मेंस जब दे रहे हैं तो एक बार पूरे प्रिपरेशन के साथ दें, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके का आपको इंफॉर्मेशन में कुछ डाउट्स है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर में कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एसीएफ और आरएफओ के बीच में किस तरीके से बैलेंस आउट किया जाए इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।